देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। हर साल बजट आता है जिसमें नए अदाद शुमार दिए जाते हैं। नए बजट के बाद भी गरीब की हालत में कोई तब्दीली नहीं आती। 76 साल की तारीख बता रही है कि हर साल महंगाई का एक नया तूफान है जो आता है और गरीब मजीद गरीब तर होता चला जाता है। अब तो बजट IMF बनाती है, अब तो गरीब मजीद रुलता है। अब को तो मजलूम को मजीद चक्की में पीसा जाता है। IMF के बनाए बजट ने आम इंसान का जीना मजीद हराम बना देना है। कल के बजट में जो महंगाई का बम गिरने वाला है उससे आपको आइए आगाह कर देते हैं। आइंदा माली साल के बजट में सेल्स टैक्स में इजाफे का इम्कान है, जिसके बायस चीनी, घी, चाय की पत्ती और मेकअप मसनूआत महंगी होने का यकीनी तौर पर खदशा है। चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से 19% तक बढ़ाने से चीनी की कीमत में 10 रुपए तक इजाफा हो सकता है। घी की बात करते हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाला किचन का एक अहम अशिया खुर्दनोश की चीज़, इसमें भी 5 से 7 रुपए फी किलो तक इजाफे का इम्कान है। साबुन 2 से 5 रुपए और शैम्पू 15 से 20 रुपए महंगा होने का इम्कान है। एनर्जी सेक्टर में बिजली व गैस के बिल मजीद बढ़ जाएंगे। गरीब आवाम पर डायरेक्ट टैक्स की मद में 3,452 रुपए लगेगा। कस्टम्स ड्यूटी की बात करें तो 270 अरब रुपए जायद के टैक्स लगेंगे। इसके अलावा बजट के बाद जो महंगाई का तूफान आएगा इसमें कोई दो राहें नहीं है, मगर बजट के बाद जो हुकूमत के लिए सियासी मुश्किलात खड़ी होंगी इस महंगाई की वजह से, वो क्या मुस्लिम लीग नून बर्दाश्त कर पाएगी? सवाल ये है। पीपल्स पार्टी ने बजट से कबल ही नताइज से जान छुड़ाने का माहौल बना लिया है। आज खुर्शीद शाह कहते हैं उनकी नाकामियां हमारे गले पड़ने वाली है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। उनके साथ शाना बशाना चल रहे हैं, शायद उनसे भी आगे जा रहे हैं। उनकी नाकामियां हमारे गले में पड़ेंगी, उनकी कामयाबियां भी हमारे लिए हैं, मगर हम ये समझते हैं कि उनको हमें एतमाद में लेना चाहिए था और लेना चाहिए है, मगर अभी तक नहीं लिया है। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है जिससे ये पता पड़े कि हुकूमत अपने अलाइज को, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, चाहे बाप हो, चाहे IPP हो, जो भी जितनी पोजीशन रखता है उनको एतमाद में लेना चाहिए। अब सवाल ये है कि बजट के बाद जो मुल्क में तनकीद की लहर चलेगी, क्या पीपल्स पार्टी इसमें नून लीग के साथ खड़ी होगी और जिम्मेदारी उठाएगी? दूसरी जानिब हुकूमत के लिए एक राहत की घड़ी भी है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने लचक दिखा दी है और तहरीक इंसाफ डायलॉग करने के लिए तैयार है। बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा इस हवाले से, आइए आपको सुनाते हैं। आगे बढ़ते हैं नाजरीन और बात करते हैं जी इस हवाले से ही कि महंगाई की शरह के बारे में 11% तक आ गई है। ये फाइनेंस मिनिस्टर का इस वक्त का क्लेम है। कहते हैं जल्द से सिंगल डिजिट पर आ जाएगी और ये इक्तिसादी सर्वे पेश करते हुए उन्होंने अपने तौर से ये बात का दिया है। बैरिस्टर गौहर ने ये बात कर दिया है कि जी इमरान खान ने कहा जो हुआ माफ़ करने को तैयार हूँ, मुज़ाकरात के लिए रास्ते थे खोले जाएं और ये पेशकश की और हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को किसी डील से ताबीर न किया जाए, ये भी कहा गया है। दूसरी जानिब जी जहाँ ये सारा मामला है, वहीं वज़ीर आज़म ने दौरे चीन में हर सतह पर सिक्योरिटी इशू उठाने के हवाले से भी बात की है। वापस कर आ गए हैं। दौरा इंतहाई अहम है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं जी सबसे पहले सादिक मेमन साहब हैं MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मेरे पास शजरा मनसब खान साहबा हैं, MNA हैं PMLN से। मेरे पास एडवोकेट उवैस अहमद हैं, PTI से हैं। आप तीनों मौजूद को खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आज सबसे पहले सादिक मेमन साहब आपकी तरफ आऊँगी। सादिक मेमन साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सादिक मेमन साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। सादिक मेमन साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। साहब, आज अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना खुर्शीद शाह साहब ने क्या कहा बजट के हवाले से। ये तनकीद जो शुरू हो चुकी है और मैंने आपसे कुछ देर पहले
कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बयान किए अपने प्रोग्राम में, जिस पे बताया जा सकता है और अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि एक आम आदमी के किचन के और घर के बजट में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा इस बजट के बाद। तो क्या पीपल्स पार्टी भी उसकी डायरेक्ट जिम्मेदार है, पूरी जिम्मेदार है, क्योंकि हुकूमत का हिस्सा आप भी हैं? देखिए, हमारी आज भी मीटिंग हुई थी इस हवाले से, और इसमें ये चीज़ पीपल्स पार्टी और नून लीग का जब ये मुआहदा हुआ था तो उसमें ये तय पाया गया था कि जो भी बजट के मामलात होंगे वो मुशावरत से होंगे जो भी कोalition पार्टनर्स हैं। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक हमारी पार्टी से नून लीग ने कोई राब्ता नहीं किया। ये बजट बनाने में हमारी कोई इनपुट नहीं ली गई। जो भी वादे किए गए थे वो तकमील तक नहीं पहुंचे। हमारी जाहिर बात है इससे रिजर्वेशंस भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि अवाम के मुफाद के लिए उनको कुछ रिलीफ देने के लिए आनी चाहिए, जिसमें आप इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की आप जब बात कर लें कि सोशल वेलफेयर का एक प्रोग्राम, एक सेफ्टी नेट है, वो हम चाहते हैं कि उसके बजटरी प्रोविजंस उसके बेहतर किए जाएं। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर इनपुट्स थी। आपको ये पता है कि पिछले 2 साल पहले जो इतना बड़ा तूफान आया था, सैलाब, जिसमें पूरी एग्रीकल्चर सिंध की तो खासकर बहुत ज्यादा मुतासर हुई थी। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि किसानों को, काश्तकारों को उसमें रिलीफ दिया जाए। उसके साथ साथ और भी हमारे जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों के इश्यूज हैं, उनमें रेस का भी एक मैं समझता हूँ कि वो भी हमारी पार्टी की ख्वाहिश है। मकसद ये कि इन सारे मसाइल जो ये इश्यूज हैं, हमें ये भी पता है कि मुल्क किस माशी मुश्किलात से गुजर रहा है। IMF का प्रोग्राम भी हमें लेना है। जाहिर बात है ये बजट टफ होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें कम से कम हमसे इनपुट ली जाती। ऐसे मेजर्स थे जिनमें मैं समझता हूँ, जैसे चेयरमैन साहब ने 12 कहा है कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ऐसी इजाफी हैं जिनके अखराजात कम किए जा सकते हैं, जो कि 18th अमेंडमेंट की वजह से डिवॉल्व हो चुकी हैं। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं और इसमें कुछ अवाम को फायदा दिलवा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती वही मैंने आपको अर्ज किया कि नून लीग ने हमसे कोई भी इसमें मुशावरत नहीं की, और हम अभी भी, आज का दिन है, कल बजट पेश होने वाला है, लेकिन मेरे ख्याल में जो खुर्शीद साहब ने बात की कि उनकी नाकामियां भी हमारे खाते में डाली जाएंगी, क्योंकि वो सारी चीजें उन्होंने अपने तौर पे की हैं और पीपल्स पार्टी या दूसरे एलाई से किसी किस्म का कोई राब्ता इस सिलसिले में नहीं किया। सही, किसी किस्म का राब्ता नहीं किया गया है। मैं शजरा मनसब साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। शजरा साहिबा, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। शजरा मनसब साहिबा, ये आज अभी बजट कल आया नहीं, उसके आने से पहले पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशंस आपके सामने, खुर्शीद शाह साहब का भी मैंने अभी आपको सुनवाया, आज उन्होंने क्या कहा, अभी जैसे सादिक मेमन साहब कह रहे हैं। तो ये हैविंग सेड दैट जो भी बजट आ रहा है जिसमें आज की जो माली साल के इस बजट के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो भी मैंने अभी आपके सामने शुरू में रखे हैं, जो ख़ास तौर पे वफाकी वज़ीर ने भी दिए हैं आज के, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो ये सारी सूरत हाल में, लेकिन जो अलाइंस हैं उनके और जो एलीज हैं उनके जो रिजर्वेशंस हैं उनको क्या नून लीग ने नहीं सॉर्ट किया? वो जिस तरह से बात हो रही है, ये बात अभी से शुरू हो गई है कि जी हमें तो नहीं लिया गया एतमाद में, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो बजट है, ये इसके बारे में हक़ाइक़ ये हैं कि ठीक है, IMF एक हकीकत है, इसके फ्रेमवर्क में हमने रह के काम करना है, लेकिन इसके फ्रेमवर्क में रहते हुए भी हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों की वजह से रेवेन्यू में भी 30% से ज़ायद इजाफा किया। इन्फ्लेशन जैसे कि आपने खुद कहा 11% तकरीबन हो गई है। और IMF पर जो मियां नवाज शरीफ साहब थे, वो तो IMF का तौक अपने गले से उतारना चाह रहे थे। ये 2018 के रिग्ड इलेक्शन के बाद IMF के साथ तारीख का सबसे बुरा एक मुआहिदा किया गया और फिर उस मुआहिदे को खुद ही इन्होंने तोड़ दिया। अभी उसी की अनफॉर्चुनेट समरात हैं जो अभी तक हम भुगत रहे हैं। हैविंग सेड दैट, हुकूमत का इस वक्त जो फोकस है वो ये है कि टैक्स बेस बढ़ाई जाए, और जो तनख्वाहदार तबका है जिसको कि सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली अब तक वो पिसता रहा है, तनख्वाहदार तबके पे सबसे ज़्यादा टैक्स का बोझ पड़ता रहा है। मियां शहबाज शरीफ साहब का ये फोकस है कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर से बोझ कम किया जाए और टैक्स नेट इस तरीके से बढ़ाया जाए कि तमाम लोग एक जिम्मेदार शहरी बन के अपने टैक्सेस को पूरी तरीके से वो टैक्सेस दें और अपने जितनी भी उनका जिम्मेदारियां उनको पूरे तरीके से पूरी करें, डॉक्यूमेंटेशन हो, और इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि जो कमजोर तबकात हैं उनके ऊपर कम से कम बोझ पड़े। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है,
देखिए अभी तक क्योंकि ये लोग कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने, कैबिनेट में ये चीज़ें ज़रूर डिस्कस होती रहीं, उसके साथ साथ IMF के साथ भी बहुत मुश्किल किस्म की चीज़ें थी जिनके ऊपर बहस होती रही। तो इनकी ये बात हो सकता है कि सच हो कि इनसे उस तरीके से अभी तक नहीं किया गया। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए, जी। सुन रही हूँ मैं जी। अभी तक इनके साथ उतना मुशावरत नहीं की गई जितनी करनी चाहिए थी, लेकिन अभी बजट पेश होना है, उसके बाद सारी मुशावरत होनी है। कल का बजट ये कोई फाइनल बजट नहीं है, इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है या वो करनी है वो इनके साथ और बाकी तमाम जितनी हमारी जमातें हैं उनके साथ मुशावरत के साथ ही इंशाल्लाह होगा। नहीं तो अभी तक नहीं हुई है, मींस कल बजट पेश होने जा रहा है मैडम, तो ये फिर कल के बाद मतलब वो जो रिजर्वेशंस ये बताएंगे या चीज़ें कहेंगे तो क्या उसमें डाली जाएंगी, फिर ऐसा होगा, क्या होगा फिर? देखिए जितनी जमातें बाकी हैं वो जो कि कैबिनेट का हिस्सा नहीं अगर बनी ये पीपल्स पार्टी, तो हो सकता है कि ये उस तरीके से ऑन बोर्ड ना हो सकी हो। इन्होंने भी कल ही ये बात अभी की है क्योंकि बजट तो काफ़ी देर से उसके ऊपर वर्क भी हो रहा था, IMF के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे थे, सारी चीज़ों का सबको पता है। एंड बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी इत्तेहादी जमात, इन्होंने पहले ये बात नहीं की या नहीं इनकी तरफ से ये डिमांड आई। हमने जो मीटिंग हुई है कल, उसमें तमाम सूबों के जो चीफ मिनिस्टर थे वो मौजूद थे, सिंध के चीफ मिनिस्टर भी उसमें मौजूद थे, उनके साथ और बाकी तमाम चीफ मिनिस्टर्स के साथ बजट के ऊपर पूरे तरीके से मशावरत की गई है और अगर मजीद मशावरत की ज़रूरत है तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे। ठीक हो गया है, सही है। मैं आपकी तरफ आती हूँ, अवैस अहमद साहब आपकी तरफ आऊँगे। अवैस अहमद साहब, दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि आप देख रहे हैं कि कल बजट अनाउंस होने जा रहा है, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भी बजट जो अनाउंस होने जा रहा है उससे रिजर्वेशंस हैं, जैसे कि हुकूमत में होती हुई अलायंस पार्टीज़ को भी खदशात हैं, तो वो अपने खदशात जाहिर करें तो फिर तो आप अपोजिशन में बैठे हैं। क्या आपसे कोई मुशावरत की हुकूमत ने, क्या कोई आपकी जो है वो सलाह मशवरा करके आपसे कोई पॉइंट्स लिए, कोई चीज़ें ली जिसको ऐड ऑन वो कर सकें? और दूसरी बात है कि आज जो है चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी PTI जो है वो मुज़ाकरात और उनके साथ जो हुआ उसे माफ़ करने के लिए तैयार हैं, तो इसका मेकानिज़म अब फाइनली तैयार हो गया है क्या? क्योंकि एक दिन ये बात हम सुनते तो हैं TV पे, जब भी यह खबर ये वो लेकर आते हैं, बताते हैं कि जी अब तैयार हैं, फिर अगले दिन वो कहते हैं कि नहीं जी अब फला फला से तैयार नहीं है, फला से तैयार है। तो क्या उसके ऊपर कोई कंसेंसस हो गई है मुश्तरका डेवलप? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अभी कैटेगोरिकली जिस सेंस में इनकार समझा जाता है PTI ने या इमरान खान ने कभी वैसे उनका इनकार नहीं है, लेकिन ये था शुरू से कि ये ट्रूथफुल डायलॉग हो, ऐसे जो कहते हैं कि नशिस्तन गुफ्तन व बर्खास्तन, और उनके फैसला करने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए हुकूमती टीम जो बैठेगी या मुज़ाकरात जो करेंगे उनके पास कुछ भी ना हो, क्योंकि जब जहाँ से इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं वहाँ से हाँ ना होगी तो वो आगे से हाँ ना करें, तो वो सूरत हाल फ़ायदा कोई नहीं ऐसे डायलॉग का। लेकिन कैटेगोरिकली इमरान खान ने ये कह दिया है कि वो डायलॉग तैयार हैं, और मैं तो बल्कि एक स्टेप आगे कई दिनों से कह रहा हूँ कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चाहिए, हुकूमत को बुलाएं, सारे सियासतदानों को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट करें और वहाँ पे आइन के टच स्टोन के ऊपर और रूल ऑफ लॉ के टच स्टोन के ऊपर कमिटमेंट की जाए वहाँ पर कम वक्त में दे विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन और किसी भी सूरत में उससे डेविएट ना होंगे, ना किसी को होने देंगे। देखिए पाकिस्तान के हालात इतनी तेजी से बदलेंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन ये जब तक ये कॉन्फिडेंस जो है ये हुकूमती हलकों में आ जाए, क्योंकि मुसीबत तो ये है कि उनकी कोई पीछे से स्ट्रिंग पुल करते हैं तो वो आगे से बोलते हैं, वरना तो वो खामोश रहते हैं। ये एक सूरत हाल है। दूसरा, बजट की जहां तक बात है, देखिए बजट जो है वो अवामी बजट उस वक्त होता है कि जब नुमाइंदगान जो है अवाम के वोट से आए हुए वो इस चीज का लिहाज रखते हैं, कदरदान होते हैं कि हमें अवाम ने मैंडेट दिया है, अवाम ने हमें वोट दिया है
اور ہمیں اس ووٹ کے پیش نظر تبدیلی جو لے کر آنی ہے، ہمیں فنڈامنٹل رائٹس کا جو خیال کرنا ہے، اور جو عوام کے اندر مہنگائی اور اس وقت معاشی بدحالی کے باعث جو صورتحال خراب ہو رہی ہے، اس کو سدھارنے کے لیے جو اسٹیپ لینے چاہیے وہ بڑے ضروری ہیں اور وہ ہم لیں. لیکن جہاں پہ ایٹ دی بیک آف دی مائنڈ جب یہ ہو کہ ہم تو عوام کے ووٹ سے آئے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو لانے والا ہی کوئی اور ہے اور ہمیں نکالنے والا بھی کوئی اور ہی ہوگا، تو انہیں خاک توجہ دینی ہے عوام کی. اسی لیے جو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک جو ہے، آئی ایم ایف ایک آرگنائزیشن ہے، ایک کمپنی ہے. وہ کمپنی جو ہے اس کو تو دیکھنا ہے کہ اس کی پروگرس کیسی ہوتی ہے، وہ کتنا آپ کو لون دے کے کتنا ارن کرتے ہیں آؤٹ آف دیٹ. انہیں اس سے سروکار نہیں ہے کہ یہاں کے عوام جو ہیں وہ بھوک کے مارے اور مہنگائی کے مارے وہ خودکشی کرتے رہیں، ان کے حالات اور خراب ہو جائیں، بل نہ پے کر سکتے ہوں، انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بھرمار اتنی ہو گئی ہو کہ وہ ان کی استطاعت سے باہر نکل گئی ہو. ان کو سرکار نہیں ہے، ان کو صرف سروکار اس بات سے ہے کہ یہ ٹیکسیشن اتنی بڑھ جائے کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ آسانی سے ریکور ہو جائے. تو یہ یہاں پہ وہ درد جو ایک باقاعدہ طور کے اوپر جو ان کے ووٹ لے کر آیا ہوتا ہے نا، جو اس کے دل میں درد ہوتا ہے، وہ درد مجھے نظر نہیں آتا. آپ نے دیکھا کہ یہ ایک فالس بجٹ کی شکل کے اندر ایک اناؤنسمنٹ ہوگی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور اس کے بعد مہنگائی جو ہے ایک دم سے جو وجہ کہ یہ سیشن گزر جائے گا تو دوبارہ سے اور شروع ہو جائے گی. ابھی کہنا شروع کر دی ہے چینی بڑھا دی ہے انہوں نے، فلاں بڑھا دی ہے. اب یہ روزمرہ کی وہ چیزیں، غریب آدمی کو کچھ نہیں ملتا، وہ چینی چائے میں ڈالتا ہے، چائے کی بھی بڑھا دیا انہوں نے، چائے کو بھی بڑھا رہے ہیں، چینی بھی بڑھا رہے ہیں. تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ایک کامن مین کا جس سے ڈائریکٹ رابطہ ہے یا ڈائریکٹ تعلق ہے، ان آئٹمس کے اوپر جب یہ چیزیں بڑھا رہے ہیں، اور ایک طبقہ جو بہت پرسنٹیج میں کم ہوگا لیکن بہت افلوئنٹ ہے، بہت پیسہ ان کے پاس، یہ سکیلنگ تو ان کے اوپر زیادہ ہونی چاہیے. ان غریب لوگوں کو جو بلو پاورٹی لائن ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے، ان کو تو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ہمیں وہاں سے کچھ کرنا پڑے گا. لیکن اس کا خیال اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ سروکار نہیں ہے اس سے. یہاں کی جو ہے پاکستان غریب کیسے ہو گیا؟ پاکستان غریب ایسے ہو گیا کہ پاکستان کے اندر سے دولت کو نکال کے ڈرین آؤٹ کیا گیا، باہر جائیدادیں خرید لی گئی، پاکستان غریب ہو گیا. نواز شریف کو بھی دیکھ لیں کتنی جائیداد کے مالک ہیں، اسی طرح شہباز کو دیکھ لیں، یہ لوگ امیر ہو گئے، ملک غریب ہو گیا. جب تک یہ تبدیلی نہیں آئے گی، ذہنی تبدیلی نہیں آئے گی، اور احساس نہیں ہوگا جو لوگ غربت کی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان کی لائف کو بہتر کرنے کے لیے، کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی ہے، جب تک یہ تبدیلی کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہوگا اور ہمارے اندر وہ ایک حساس دل جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا کہ جہاں سے وہ محسوس کر سکے کہ عوام تکلیف میں ہے، کیونکہ ان کے چہروں پہ جو سلوٹیں ہیں، جو ان کے مسکراہٹ جو نظر نہیں آتی، اس کا مطلب ہے کہ عوام تکلیف میں ہے. وہ ان کو بدلا جائے کہ ان کے چہرے میں مسکراہٹ آئے. جب تک انداز سوچنے کا ایسا نہیں ہوگا ہم کسی تبدیلی کی طرف نہیں آئیں گے. اور ہمیں جب تک کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن، فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ پوری نہیں حکومت کرے گی، جب تک وہ سوشل کانٹیکٹ پورا نہیں ہوگا. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو توجہ دینے کی ضرورت ہے بجٹ کے اس سیشن کے اندر بھی. ان چیزوں کا مد نظر رکھ، کیونکہ اسٹیٹ کا کام جو ہوتا ہے، اسٹیٹ شوڈ بہیو لائک، کہتے ہیں اسٹیٹ شوڈ بہیو لائک اے مدر. جو بچہ سب سے کمزور ہوتا ہے ماں کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے وہ. لیکن کمپنی کو نہیں ضرورت ہوتی، کمپنی نے وہ پروفٹ اورینٹڈ ہوتی ہے کہ اتنا پیسہ دیا کتنا آنا چاہیے واپس. اسٹیٹ کی سچویشن اور ہوتی ہے. ہم کمپنی کی طرح بہیو کرنے لگے ہیں صرف آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے. تو صورت حال بڑی خطرناک ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ حالات جو ہے اس بجٹ کے بعد حالات اچھے نہیں ہوتے نظر آ رہے. بجٹ کے بعد حالات جو ہے وہ اچھے نظر نہیں آتے. صادق میمن صاحب آپ کی طرف آؤں گی، آپ کی بھی یہ بات. مجھے سوال آپ سے یہ ہے
पीपल्स पार्टी से मेरा द सेम क्वेश्चन। अभी हमने देखा कि हालिया दिनों में ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब गए, आर्मी चीफ भी थे साथ, चाइना का विज़िट भी हुआ है और आज एक उस पर डेवलपमेंट भी हमें बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है कि चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने जिस तरह कहा है कि पाकिस्तान की भरपूर हिमायत चीन जारी रखेगा, ताउन पर मबनी ताल्लुकात मजबूत बनाने के ख्वाहां भी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इस सारे सूरत हाल में जो मसला है वो सिक्योरिटी का इशू है, जिसके ऊपर हर बंदा कंसर्न जाहिर कर रहा है। हैविंग सेड दैट, वो मसला अपनी जगह, हमने आज ये भी देखा कि आलमी बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए 1 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है। बट क्या ये कर्जों पे कर्जे लेना हमारी इकोनॉमी के लिए मजीद आगे चल सकता है? इज़ इट अ वर्किंग प्लान? बिकॉज बात वही वाली है जिस तरह से अभी अहमद अवैस साहब ने हाईलाइट की, और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का भी एक शॉट अगर अभी हम चलाएंगे तो मैं चलवा दूंगी, वो आप कहेंगे अगर, तो उनके अल्फाज में सुन रही थी आज बैठे हुए कि वो सब ये सवाल उठा रहे हैं सारी सियासी जमातें कि जी आप लोगों से कह रहे हैं कि कर्जे दे दें, आप लोगों से मुल्कों से बाहर कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन आपकी अपनी दुबई लीक्स में हम देखते हैं कि अरबों खरबों रुपए जो है बाहर यहाँ के पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट किए, जिसमें इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान, एस्टैब्लिशमेंट, सारे लोगों के उसमें नाम है अक्रॉस द बोर्ड। इसी तरह से हम पैराडाइज लीक्स में, पैनामा लीक्स में देखते हैं पाकिस्तानियों का पैसा बाहर पड़ा हुआ है। तो हम लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे जब हमारा अपना पैसा ही हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है? नहीं, ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो कि हालात हैं इसमें पाकिस्तानियों का अपना कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से आप देख रही हैं कि इन्वेस्टमेंट वो खुद यहाँ पाकिस्तान में नहीं करे। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये हालात आखिर पैदा कैसे हुए। अब आप अगर देख लें, पुरानी, अब जाहिर बात है बात करेंगे तो पुरानी बात भी आपको निकालनी पड़ेगी कि रियल स्टेट को कंसेशन देने में, एमनेस्टी स्कीम्स लाने में, ये सारी चीजें की गई। उसके बाद यहाँ पे गंदम शुगर के स्कैंडल्स भी हुए, महंगाई की अगर आप बात कर लें उसको भी दबा दिया गया। उसके साथ साथ दवाओं के इतने बड़े स्कैंडल्स हुए कोविड के बाद, उस चीज को भी दबा दिया गया। तो उसमें मैं समझता हूँ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म इज नॉट द आंसर। आप अगर इस चीज को आगे आपको ले जाने की जरूरत है, हमको मिल बैठ के एक मुआशी इमरजेंसी की बात करनी या एनआरओ की बात करने, मुआशी सब जमातों को बैठ के इसमें बैठना पड़ेगा, इसमें मुल्क के हालात को उसके सीरियसली उसको सोचना पड़ेगा। कोई ऐसी चीजें आपको इस्लाहात लानी पड़ेंगी ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हुकूमत पे भी बढ़े। बाकी एज फार एज लोन्स आर कंसर्न, ये भी एक हकीकत है कि अब हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि लोन्स हम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि हमें जो मार्कअप पुराने लोन्स का है वो उतारने के लिए। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये चीजें पुराने दौर से चली आ रही हैं। इसमें हर कोई यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं, हर कोई इसमें इन्वॉल्व भी रहा है, कोई हुकूमत में है, कोई हुकूमत में नहीं है। लेकिन अब ये टफ बजट जो है ये भी एक हकीकत है। ये भी हमें पता है कि बहुत सारे हमारे जो है हमारे ऊपर कंडीशनैलिटीज हैं। IMF की बात अगर आप कर लें तो जाहिर बात है उन लोगों को जो उनका प्रोग्राम था उसको, उसमें ये चीजें होती हैं कि आपको इस्लाहात लानी है, आपको टैक्स बेस बनाना है, आपको टैक्स टू GDP रेशो भी बढ़ाना है। लेकिन हम क्या करते रहे हैं, हमारी ये पुरानी आदत रही है कि IMF के प्रोग्राम में तो हम चले जाते हैं, लेकिन कुछ अर्से बाद जब थोड़े से मुल्क के हालात या कुछ हमें कुछ बेहतरी नजर आती है तो हम बैक ट्रैक कर लेते हैं, यू टर्न मार लेते हैं, जिसके और ज्यादा मनफी असरात निकलते हैं जो कि हम अभी भुगत रहे हैं। तो मेरे ख्याल में और मेरी नजर में इसमें सब जमातों को बैठना पड़ेगा। बजट की जैसे बात हुई कि जी बजट, अब उन्होंने साहिबा ने बताया कि कल पेश होना है, बात कर लेंगे, ये फाइनल नहीं है। तो ये बात मेरी समझ में भी नहीं आई कि बजट आप कल हो रहा है, सारी चीजें फाइनलाइज हो गई हैं, अब उस पर आप क्या मुशावरत करेंगे? बजट आप पेश करके उसके बाद उसमें क्या अमेंडमेंट्स लाएंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। होता यही है सब ये सारी चीजें आपको बजट पेश करने से पहले बैठना चाहिए, सियासी जमातों को इंगेज करना चाहिए। जिसमें मुआहदा हुआ है पीपल्स पार्टी का नून लीग से कि इसमें सर्टन इश्यूज हैं जिसपे दोनों जमातों को बैठ के पूरे मुल्क के हवाले से जो PSPP है या दूसरे हमें जो टैक्स के इश्यूज हैं, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, कहाँ रिलीफ देना है, ये सारी चीजें मिलकर बैठ के करनी थी। तो अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या हुकूमत ने एजेंडा दिया है। कहते तो ये बातें तो बहुत हैं कि हम इसमें लोन्स देंगे काश्तकारों को, इसमें हम जो तनख्वाहदार लोग हैं उनको हम रिलीफ देंगे, लेकिन किस शेप में देंगे, किस शक्ल में देंगे, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो अभी तक हमसे शेयर नहीं हुए। तो अभी भी हम अभी तक शेयर नहीं हुए हैं। ठीक है, द कंसर्न इज स्टिल देयर, द रिजर्वेशंस आर स्टिल देयर। शजरा मंसूर साहब आपकी तरफ आऊंगी। कंसर्न और रिजर्वेशंस अभी भी हैं पीपल्स पार्टी के, वही कि जी आप पहले लाने से पहले बात करनी होती है, बाद में नहीं होती कोई भी बात। आपकी अलायंस पार्टी है जी वो कर रही है। दूसरा मेरा सेम सवाल आपसे यह है कि 1 अरब रुपए देने के लिए तैयार हो गया है कर्ज की मद में आलमी बैंक।
चाइना वाले भी रेडी हैं आपके साथ, स्टिल दे आर वर्किंग इन अ वेरी क्लोज मैनर, बट द पॉइंट इज दिस, ये कर्जे कब तक लेते रहेंगे आप? सियासतदानों की अपनी प्रॉपर्टीज़ तो दुबई में है, किसी की लंदन में है, किसी की यूएस में है, किसी की कहीं और है, ब्यूरोक्रेसी का भी यही हाल है, एस्टैब्लिशमेंट के भी उसमें नाम है, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कह रहे थे। तो जहाँ ये सारे मामलात हों तो वहाँ पर लोग पाकिस्तान के कहते हैं कि हम क्यों ये इन्वेस्टमेंट करें, या बाहर वाले हमसे ये पूछते हैं, डिप्लोमेट जब मिलते हैं वो कहते हैं हम कैसे ट्रस्ट करें जब आपके अपने लोग जो हुकूमत चला रहे हैं, जो हुकूमती ओहदों पर बैठे हुए हैं, वो खुद यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट को। जी जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की जो माशी हालात हैं वो बहुत ही सख्त हैं। इसकी वजह से PMLN को पिछली अपनी 16 महीने की हुकूमत में भी और अभी भी बहुत सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। हमारे गले पे IMF का तौक है और हमें IMF के फ्रेमवर्क के अंदर ही रह के काफ़ी चीज़ें अब करनी पड़ेंगी। अब ये बात और है कि ये जो शराइत IMF इस वक्त दे रहा है, इनकी बुनियाद PTI के दौर में ही रखी गई और PTI ने ही इतना सख्त मुआहिदा किया IMF के साथ, लेकिन अब हम इस मुआहिदे में फंस चुके हैं। इन्होंने ही जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो पेट्रोल पे अनफंडेड सब्सिडीज दे के खुद निकल, और ये बहुत ही इनका घिनौना अमल था जिसकी अभी तक हम समरात देख रहे हैं। ये बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान की मुआशरत के ऊपर वो असरअंदाज हैं। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम हम यही सोचते हैं कि इक्तिसादी पॉलिसी हमें असर नौ तरतीब देनी पड़ेगी। जो वफाकी हुकूमत है उसने अपना हुजम बहुत कम रखा है और मजीद इसको कम करेगी। बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनको रेगुलेशन की ज़रूरत है, एक इकोनॉमिक डिसिप्लिन की हमें ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए यही कोशिश की जाएगी कि जो गरीब आवाम है, जो आम आदमी है, उस पर कम से कम वोट पड़े। और जो कर्जों का ताल्लुक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, PTI की हुकूमत ने ग्रोथ क्या करनी थी, इन्होंने आगे क्या बढ़ाना था, इन्होंने मुल्क की मईशत को इस पॉइंट पे ले आए थे कि हम कर्जे लेने के भी काबिल नहीं रहते। आपको पता है कि चाइना के साथ, जो कि हमारा ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमेशा से है, और उसके साथ हमारी एक बहुत ही क्लोज एक बॉन्ड है, चाइना भी हमसे दूर हो गया था। और CPEC का मंसूबा जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा और एशिया में इसको एक दोस्त का मिसाल बना सकता था उस वक्त, वो भी पीछे चला गया। अब दोबारा से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने चाइना का बहुत ही कामयाब दौरा किया है और उस दौरे में एक नया CPEC जो मॉडल 2 है इंशाल्लाह उसको स्टार्ट करने के लिए शी जिनपिंग प्रेसिडेंट साहब ने इरादा जाहिर किया है। और उनकी अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट पाकिस्तान के साथ पढ़ें तो बहुत ही अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग जॉइंट स्टेटमेंट है जिसमें ये इरादा किया गया है कि आइंदा के लिए पाकिस्तान और चाइना दोबारा से कोऑपरेशन करेगा, दोबारा से अपनी CPEC के ऊपर काम करके, ताकि लोगों के लिए जॉब्स के मौके फराहम हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, और मज़ीद जितनी शोबे हैं जैसे कि ज़राअत है या इंडस्ट्रीज़ है और मज़ीद मीडिया वगैरह है, इनके ऊपर भी काम करने के लिए एक मुआहिदे किए गए हैं और MOU साइन किए गए हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम काम करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर का यही फोकस है। अभी जो ये PTI के बैठे हैं मेरे भाई, इन्होंने वही पुरानी घिसी पिटी बातें की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का फोकस ये है कि आगे की तरफ देखा जाए और इस किस्म की पॉलिसीज लाई जाएं जिनके लिए जो वो दिन रात काम कर रहे हैं, और उनके साथ उनकी इत्तेहादी जमातें भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट इस तरीके से बढ़ाया जाए कि सिर्फ तनख्वाहदार तबके और गरीब तबके के ऊपर बोझ ना पड़े। जो 200 यूनिट से कम लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। फिर जो मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन पैदा की जा रही है कि 50% टैक्स लग जाएगा, ये सब गलत बातें। इस बजट में यही कोशिश की जाएगी कि जो एफ्लुएंस तबका जो इन्होंने कहा उसको भी अपना कौमी फरीजा अदा किया जाए, उनकी भी डॉक्यूमेंटेशन हो, उनका भी टैक्स नेट किया जाए। तो इंशाल्लाह जाहिर है सब मिलके ये कोशिश करेंगे। और मैं अग्री करती हूँ कि सब पार्टीज अगर मिलके बैठेंगी और इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि पाकिस्तान को अब इस मुआशी बहरान से निकालना कैसे है, किस तरह से सख्त फैसले मिलके करने हैं,
اور ان کو مل کے ہی ان تک فیصلوں کا بوجھ اٹھانا ہے. صرف یہ نہیں کرنا کہ تمام آئینی عہدے لے لیے جائیں لیکن بعد میں جب سخت فیصلے کیے جائیں تو ان کا سارا بوجھ پی ایم ایل این پہ ڈال دیا جائے. ظاہر ہے ہم سارے مل کے ہی یہ فیصلے کریں گے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ ایک پیج پہ ہوں. بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی آفر کی کہ کیبنٹ کا وہ حصہ بنے, تمام چیزوں میں وہ ہمارے ساتھ دیں اور مل کے ہم ملک کو اس معاشی بحران سے نکالیں. ٹھیک ہے, ویری کوئکلی میں احمد اویس صاحب آپ کی طرف آؤں گی. کوئکلی آپ تینوں سے اب جانوں گی کیونکہ میں آپ سے سوال کر چکی اس حوالے سے. میں اس لیے اب مجھے صرف اتنا جاننا ہے کہ آپ اس پہ پہلے ہی آنسر کر چکے ہیں, میرے خیال سے ہم اس پہ مزید نہیں بات کرتے کہ جو ہو رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ لیکس کے حوالے سے بھی آپ اشارہ کر چکے ہیں ساری چیزوں پہ. مجھے اب یہ بتائیے گا, آج ایک نئی چیز ہوئی ہے حکومت کی طرف سے, مجھے صرف اس پہ بتا دیں کہ آئینی اور قانونی پہلوؤں سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اپوزیشن کا اس پہ کیا رد عمل ہے. آج بیرون ممالک پناہ حاصل کرنے والے افراد کو پاسپورٹ جاری نہیں ہونے کی ایک جو ہے پاس کی گئی ہے لا حکومت کی طرف سے, جس پہ پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے. اور اس میں خاص طور پہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ڈائریکٹوریٹ نے بیرون ممالک پناہ حاصل کرنے والوں کے پاسپورٹ کے اجرا پر پابندی عائد کر دی ہے. اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو رہ رہے ہیں, اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن پاکستانیوں پناہ کے لیے درخواست دی ہے یا وہ پہلے سے بیرون ممالک پناہ حاصل کیے ہوئے ہیں, ان کی بھی بات ہو رہی ہے. یہ کافی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بھی لگ رہا ہے اور اس میں 2-3 قسم کی کیٹیگریز آ رہی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک عمل ہے, ٹھیک اقدام ہے؟ سے بات کر رہی جی آپ ہی سے بات کر رہی ہوں. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ حکومت کا کام جو ہے نا, ساری دنیا پہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ عوام کے مسائل جس بھی نوعیت کے ہوں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, کہ بغیر کسی حیصل کے ان کے وہ مسائل حل ہو جائیں. اور ان کی جو پرابلم ہے, کوئی امیگرینٹس ہیں تو ان کی باہر کے ممالک کے لحاظ سے ان کی پرابلم ہے, ان کی پاکستان کی پراپرٹیز کی پرابلم ہے, پاسپورٹس کے ان کے بہت سارے ایسے مسائل. لیکن ہمارے یہاں پہ ایک بڑا انفارچونیٹ آسپیکٹ یہ ہے کہ بلا تخصیص حکومتیں بنتی ہیں. وہ حکومتوں کو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ الیکٹڈ حکومت ہے اگر جب الیکٹ ہو کے آئی ہو, لیکن آپ ان کو نمائندہ حکومت نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ وہ they never care about the rights of the people, کہ ان کے مسائل کا بھی حل کیسے نکلنا ہے, ان کی ایسپیریشن کیا ہے لوگوں کی, ان کا خیال نہیں کرتے. تو لہٰذا ان کو نمائندہ حکومت میں کہنے کو تیار نہیں. یہ پرابلم ہے ہمارے یہاں پر. لوگ اتنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں جو بیچارے کوئی باہر سے آئے ہیں, ان کا جانا مسئلہ بنا ہوا ہے, اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اور پرابلم. ان کی پراپرٹیز یہاں پہ جو ہیں کوئی لے کے بیٹھ گیا ہے, اس نے لوکلی کسی سے سیٹل کر لیا اور دے لے کیا اس نے پولیس کے ساتھ, اور پراپرٹی سنبھال کے بیٹھ گئے, قبضہ کر کے بیٹھ گئے. لوگوں کے اس قسم کے مسائل ہیں کہ یہ بیڈ گورننس, انہی باتوں سے تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ انتہا ہے بیڈ گورننس کی. تو یہ مسائل جب تک ان کو توجہ جو ہے بڑی کانشیسلی توجہ نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, توجہ دینے کی اشد ضرورت. صادق میمن صاحب کوئکلی کیونکہ ٹائم میں پاس نہیں ہے, یہ آج ایک یہ اقدام اٹھایا گیا ہے حکومت کی طرف سے, کیا آپ اس اقدام میں آن بورڈ ہیں اس میں بھی یا نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے یا ہیں تو آپ کا کیا موقف ہے پیپلز پارٹی کا؟ جی یہ کون سے اقدام کی آپ بات کر رہی ہیں؟ میں اس کی بات کر رہی ہوں جس میں یہ کہا گیا کہ بیرون ممالک پناہ حاصل کرنے والے افراد کو پاسپورٹ جاری نہیں کیا جائے گا. آج پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ڈائریکٹوریٹ نے بیرون ممالک پناہ حاصل کرنے والے پاسپورٹ کے اجرا پر پابندی عائد کر دی ہے. اس میں ایک مراسلہ جاری ہے جس کے مطابق جو لوگ بیرون ملک ممالک میں پناہ حاصل کر رہے ہیں وہ یا جو چاہتے ہیں یا رہ رہے ہیں یا جانا بھی چاہتے ہیں, تو ان سب کو یہ کہہ دیا گیا کہ جی آپ کو پاکستانی پاسپورٹ نہیں دیا جائے گا. دیکھیں, مجھے آنیسٹلی اس بارے میں علم نہیں ہے, ہو سکتا ہے لیڈرشپ سے کسی سے ان کی بات ہوئی ہو, تو وہ مجھے اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. لیکن ایک چیز کا میں صرف, یہ شہزاد صاحبہ نے ایک بات کی تھی آئینی عہدے لے کر, صرف یہ کہا تھا کہ اس میں فائدے لینے کی بات ہے. دیکھیں, ہمیں منسٹریز کی بھی آفر تھی, ہمیں ان لوگوں نے کافی چیزوں اور کی بھی آفر کی تھی, لیکن پیپلز پارٹی نے صرف اور صرف غیر مشروط طور پہ سپورٹ کرنے کا ارادہ صرف اس لیے کیا تھا, اس حکومت کے ساتھ معاہدہ اس لیے کیا تھا کہ جس مشکلات میں پاکستان ہے, پاکستانی عوام کے لیے ہم نے اپنے مزے کے لیے منسٹری نہیں لینی تھی, اور ابھی بھی لینے کا یا نہ لینے کا فیصلہ ہماری جو ایگزیکٹو کاؤنسل ہے وہ کرتی ہے. لیکن ہمارا مقصد اس حکومت میں آنے کا یہی تھا کہ ہم اس حکومت کے اچھے اقدام جو بھی وہ لیتے ہیں
اس میں ان کی ہم سپورٹ کریں گے. لیکن if they make a mistake, if they make something, make decisions which are not in the favor of Pakistani people, we will definitely oppose that. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا، صادق میمن صاحب آپ کا، شہزاد منصب صاحب آپ کا، اور ایڈوکیٹ احمد عوض صاحب آپ کا. تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، یقینی طور پر جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ہم دیکھیں تو پاکستان کے مسائل اور پاکستانی عوام کے لیے جتنے بھی اس وقت کھلے ہوئے ہیں اور جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، خاص طور پہ اس اعتبار سے کہ جو اب بجٹ آنا ہے کل کا، اور بجٹ کس بات کی صورتحال آف کورس ایک مشکل صورتحال ہوگی، کیونکہ کیا اس کے بعد مہنگائی کا بحران آنا ہے یا مہنگائی کا بحران نہیں آنا، یا لوگوں کو ریلیف ملنا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے. اور اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے گا یہ دیکھنا ہے. یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت میں آ کے انسان کے تمام جو پاکستانی عوام ہیں ان کے جو بنیادی انسانی مسائل ہیں، حقوق ہیں انسانی، ان کو بھی مد نظر رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں مد نظر رکھے وہیں پر ان کو حل کرنے کے لیے گڈ گورننس کا کانسیپٹ لے کر آئے، بیڈ گورننس سے جان چھڑائے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.